वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सिक्योरिटीज एक्ट 2015 में प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर बात करेंगे। टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस इशू करने का पर्पस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस की टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कंपनी की लाइफ के दौरान। फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस और उसका एक सप्लीमेंट होता है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर अप्रूवल रिक्वायरमेंट, रिस्क फैक्टर्स और रोल ऑफ अथॉरिटीज पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जो लॉ की प्रॉपर अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो इन 5 पॉइंट्स पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन की बात करें तो एक लॉन्ग पैराग्राफ है जो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लॉ में गिवन है। तो प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, यानी जिस डॉक्यूमेंट को आप कहेंगे कि ये प्रोस्पेक्टस है वो भी प्रोस्पेक्टस है। और मजीद कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और अदर इन्विटेशन। यानी जो हम एरिया कवर कर रहे हैं वो यहां तक कर रहे हैं कि ये सारी चीजें ही प्रोस्पेक्टस समझी जाएंगी अगर ये एक सर्टन पर्पस सर्व करती हूं। वो सर्टन पर्पस क्या होगा, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होगा कि वो क्या कर रही हूं कि वो ऑफर कर रही हूं टू द पब्लिक और एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक या उनमें से जो कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन है। और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटीज में कंपनी के शेयर्स भी आ जाते हैं और डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो या एंटिटी हो। तो इन शॉर्ट जो पर्पस होना चाहिए, ये सारी चीजें कब प्रोस्पेक्टस समझी जाएंगी, ऐसा डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर जो पब्लिक को ऑफर कर रहा हो, जो या पब्लिक से ऑफर्स इनवाइट कर रहा हो कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदें, कंपनी के डिबेंचर्स खरीदें, बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स खरीदें, किसी और एंटिटी के डिबेंचर्स खरीदें। तो जो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट है वो इन दो लाइनों में कवर हो रहा है। फिर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो पब्लिक को इनवाइट तो कर रहे होंगे, ऑफर तो कर रहे होंगे, लेकिन उनके को प्रोस्पेक्टस नहीं समझा जाएगा। तो वो है कि अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय अ बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी। बैंक्स जो हैं वो तो लोगों से डिपॉजिट्स अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिमांड कर रहे होते हैं। वो लोगों को बार बार कह रहे होते हैं कि जी अगर आप हमारे बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। इसी तरह जो एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये काम तो फाइनेंस का ही कर रही हैं, वही पैसा प्रोवाइड करने का कर रही हैं, पैसे में डील कर रही हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं होते। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। लीजिंग कंपनीज भी फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल है कि लीजिंग कंपनी भी लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती है लेकिन वो बैंक नहीं होती, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये इनके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना जो है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है। तो उसके अंदर इन्हें प्रोस्पेक्टस, जो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये लोगों को ऑफर करते हैं, उसे प्रोस्पेक्टस नहीं समझा जाता। तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन के असल में अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट जो हमने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है वो है कि नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या हो सकती है। तो वंस अगेन देखते हैं कि नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ये है कि जिस डॉक्यूमेंट को आप प्रोस्पेक्टस कह दें वो भी कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, नोटिस भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कोई जैसे रिटर्न मटेरियल भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, ऑफर फॉर सेल का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई पब्लिकेशन भी हो सकती है, कोई और इनविटेशन भी हो सकती है। इन शॉर्ट लॉ ने तकरीबन तमाम पॉसिबिलिटीज को कवर करने की कोशिश की है कि हर टाइप का डॉक्यूमेंट इसमें शामिल हो जाए। फिर ये कि वो डॉक्यूमेंट कर क्या रहा हो तब वो प्रोस्पेक्टस समझा जाएगा। तो वो फिर ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ हुआ है कि वो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट है कि वो पब्लिक को ऑफर कर रहा हो या उनसे सब ऑफर जो है इनवाइट कर रहा हो कि जी वो ऑफर करें कि वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर, सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं कंपनी की, बॉडी कॉर्पोरेट की, एंटिटी की। और फिर एक्सेप्शंस हैं कि जिनको प्रोस्पेक्टस नहीं समझा जाएगा, तो वो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है कि अदर देन डिपॉजिट इनवाइटेड बाय बैंक, बैंक जब डिपॉजिट इनवाइट करता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस नहीं समझी जाएगी। इसी तरह एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज,
जब सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए एडवर्टीजमेंट नोटिस वगैरह इशू करती हैं तो उसको भी प्रॉस्पेक्टस नहीं समझा जाएगा। तो इस डेफिनेशन को जब आपने समझना है तो इसके ये 3 पार्ट्स अलग अलग करके अंडरस्टैंड करना है। पर्पस ऑफ इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, एक कंपनी क्यों प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर उन्होंने बताया हुआ होता है कि उनके कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनकी फैकल्टी कैसी है, वो किस तरीके का उनका जो पहले स्टूडेंट उनके पास रहे हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो उस यानी इन शॉर्ट वो आपको कन्विंस कर रहे होते हैं कि जी आप उनका कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल ज्वाइन करें, और उसके लिए वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रॉस्पेक्टस जो है वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है अगर वो फेयर डॉक्यूमेंट बनाया जाए, यानी उसमें कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना शामिल की जाए। तो प्रॉस्पेक्टस एक अच्छा डॉक्यूमेंट होगा किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल को ज्वाइन करने से पहले, कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या होंगी, ताकि आप एक फ़ैसला कर सकें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं या कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। इसी तरह कंपनीज भी प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। जब कंपनीज प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं तो कंपनीज का मकसद ये होता है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए कि वो कंपनीज के शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उस मकसद के लिए उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जी कंपनी का शेयर कैपिटल कैसा है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का पास्ट ट्रेंड कैसा है, कंपनी के लोन्स कैसे चल रहे हैं, कंपनी के मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। तो डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं उस प्रॉस्पेक्टस में जो कि लोगों को हेल्प करती हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो इस टोटल बातचीत को हम यूं सम अप कर सकते हैं कि अगर एक कंपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को ऑफर करना चाहती है तो उनको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, और ये प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पर वो फैसला कर सकें कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो अब ऑब्वियसली इस पे कि एक कंपनी सही इंफॉर्मेशन दे रही है उसके लिए अथॉरिटीज़ का भी रोल है कि वो ज़रा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। लॉ इस पर इसलिए बना हुआ है कि ये ना हो कि लोगों से पैसा लिया जा रहा हो और उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। तो लॉ कोशिश करता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट रखी जाए कि जो प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शामिल ना हो। टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस पर अगर हम बात करें तो एक कंपनी अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट इन टाइम पर, पब्लिक कंपनी अगर है तो वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है और एक से ज्यादा बार भी इशू कर सकती है। कंपनी ने एक साल में भी एक से ज्यादा बार प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस इशू की, शेयर इशू हो गए तो उसके बाद उन्होंने उसकी अलॉटमेंट कर दी, कुछ महीनों के बाद उन्होंने फिर और कोई प्रोजेक्ट करना था उसके लिए पैसे चाहिए थे, फिर उन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू की, शेयर उसमें लोगों ने सब्सक्राइब किया, उन्होंने उनको शेयर्स अलॉट किए और फिर आगे चल गए। तो एक कंपनी किसी भी पॉइंट इन टाइम पे कर सकती है, स्टार्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा बाद में, और बाद बार बार इन द लाइफ। कंपनी जो है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले भी कर सकती है, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली जनरल पब्लिक को जब आप ऑफर कर रहे होते हैं तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट आपको बाद में मिलता है, पहले आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है वो एंड हो जाता है जब उसका पर्पस फुलफिल हो जाता है। भाई आपने प्रॉस्पेक्टस इशू की, लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया और पेमेंट की, आपने जो रेलिवेंट लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करके उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, प्रॉस्पेक्टस का पर्पस एंड हो गया। इसके मुकाबले में दो और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लॉ में एक बार बार पढ़ते हैं, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के परमानेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल में अल्टरेशन होती है लेकिन मेमोरेंडम कंपनी की लाइफ में पहले दिन से लेकर एंड तक होता है। आर्टिकल्स का डॉक्यूमेंट कंपनी की लाइफ में पहले इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले बनता है, उस दिन वो इनकॉर्पोरेशन की डेट पर वो रजिस्टर हो रहा होता है और उसके बाद से वो कंपनी की एंड तक चलता है, तो वो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्रॉस्पेक्टस जो है वो परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रॉस्पेक्टस तो इशू हुई, उसके बाद उसमें शेयर उसके अगेंस्ट इशू हुए और प्रॉस्पेक्टस का पर्पस खत्म। फिर बाद में कभी एक कंपनी को दोबारा शेयर इशू करने होंगे तो नई प्रॉस्पेक्टस इशू होगी, वो पुराने वाली प्रॉस्पेक्टस जो है वो अब रेलिवेंट नहीं होगी। तो प्रॉस्पेक्टस एक कह लें कि टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है, पर्पस उसका पूरा हो जाता है तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का और उसके सप्लीमेंट का। तो बाज़ ये होता है कि एक कंपनी को ये नज़र आता है कि वो एक सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और उसके मुताबिक वो बार बार शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल वो ये समझते हैं कि हमें जो है 500 मिलियन के शेयर इशू करने हैं लेकिन एकदम मार्केट में से 500 मिलियन लेना मुश्किल होगा, तो वो ये समझते हैं कि हमें 100 मिलियन करके 5 टाइम्स
जो है वो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पर हमें शेयर्स इशू करने चाहिए। तो वो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं जिसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहेंगे। तो एक ही ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होगा और उसके मुताबिक वो मल्टीपल ऑफरिंग्स कर सकेंगे, यानी एक प्रोस्पेक्टस से कई बार, एक से ज्यादा बार वो लोगों को शेयर्स ऑफर कर सकेंगे। एज डिस्क्लोज इन द ऑफरिंग डॉक्यूमेंट विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम। फॉर एग्जाम्पल प्रेस्क्राइब टाइम है 8 मंथ्स का, कि जी 8 मंथ्स में आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं, 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, जैसे भी उन्हें कमीशन की तरफ से अलाउड होता है, सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब कंडीशन। फिर ये होता है कि जाहिर बात है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी होती है जो सेम रहती है और कुछ अपडेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहली बार जब आपने ऑफर किया उस टाइम पे डायरेक्टर जो थे उनमें से एक डायरेक्टर ने बाद में रिजाइन कर दिया, तो मैनेजमेंट की टीम चेंज हो गई, तो अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी तो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। तो फिर हर बार जो है एक सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसको बेसिकली जो अपडेटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइड करता है। The supplement to the prospectus for each offering contains updated disclosures। तो जो कॉमन और परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आ जाती है, और जो फिर हर ऑफरिंग के टाइम पर, हर बार शेयर इशू के टाइम पर जो इंफॉर्मेशन मजीद अपडेट हुई होती है वो सप्लीमेंट के अंदर मेंशन कर दी जाती है। इस तरह से कंपनी के लिए अप्रूवल लेना, अथॉरिटीज के लिए सिर्फ अपडेटेड डिस्क्लोजर्स को वेरीफाई करना, चेक करना, और फिर कंपनी के लिए उस प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन और चीज़ों को करना वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अमूमन प्रोस्पेक्टस 100 to 150 पेजेस की होती है, तो उसमें से 120 पेजेस तो ऐसे होते हैं जो सेम ही रहने होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो अपडेटेड डिस्क्लोजर जो 10-20 सफ़े के हैं वो अपडेट हो जाते हैं और उन पर फिर कंपनी ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकती है, उनकी एक्यूरेसी पे भी, और अथॉरिटीज़ के लिए भी उनको वेरीफाई करना आसान हो जाता है। फिर है जी अप्रूवल रिक्वायरमेंट, रिस्क फैक्टर्स एंड रोल ऑफ अथॉरिटीज। जो रोल ऑफ अथॉरिटीज है इस सिलसिले में वो ये है कि प्रोस्पेक्टस जो है वो SECP से अप्रूव होती है, जो इसे कंप्लायंस के लिए बड़ा स्ट्रिक्टली रिव्यू करते हैं। यानी ये आसान काम नहीं होता कि आप एक बिल्कुल जो है ना केयरलेसली अगर एक प्रोस्पेक्टस बना दें तो SECP से अप्रूव हो जाएगी। SECP की तरफ से उसका जो अप्रूवल होगा वो बहुत स्ट्रिक्टली रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो उसको अप्रूव करेंगे। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो कंपनीज को और उनके प्रोमोटर्स को डिस्करेज करना चाहते हैं जो इतना स्ट्रिक्ट रिव्यू करेंगी। देखें, इसमें मकसद ये होता है कि SECP का रोल तो ये है कि पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ग्रो करे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैपिटल मार्केट्स पे, कंपनीज के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए। तो उनका जो स्ट्रिक्टली रिव्यू करने का मकसद होता है वो ये होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तमाम जो लॉ की रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। तो वो स्ट्रिक्टली रिव्यू करते हैं ताकि जो प्रोस्पेक्टस इशू हो और लोग पैसे इन्वेस्ट करें तो उनके साथ फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई मसला ना आ जाए। क्योंकि अगर इस तरह के मसले आएंगे तो लोगों का जो स्टॉक मार्केट है और कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर से ट्रस्ट खत्म होगा, कॉन्फिडेंस खत्म होगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए अथॉरिटीज़ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रिव्यू कर रही होती हैं कंप्लायंस के साथ। तो अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर और मेंबर्स हैं, और वो इस वजह से ये स्ट्रिक्टली कंप्लायंस चेक कर रही होती हैं। फर्दर एक अक्सर ये अथॉरिटीज़ रिक्वायर करती हैं कंपनीज को कि वो प्रोस्पेक्टस के अंदर रिस्क फैक्टर्स अलग से मेंशन करें, और बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि तमाम वो फैक्टर जो एक इन्वेस्टमेंट जो उस कंपनी में की जा रही है उसके अंदर हो सकते हैं, पॉसिबल हैं कि वो रिस्की हो सकते हैं, वो बाकायदा रिटर्न फॉर्म में दिए जाएं। और रीडर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस को बाकायदा एडवाइस किया जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भाई ये रिस्क फैक्टर्स पढ़ लें, क्योंकि बाद औक़ात फिर लोग क्या होता है कि रिस्क को अंडरस्टैंड किए बगैर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब अच्छा हो जाता है फिर तो प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर बाद औक़ात उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है तो फिर वो गवर्नमेंट को और SECP को और इस तरह स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को अनड्यूली क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसलिए पहले से ये फोकस किया जाता है कि एक कंपनी को रिक्वायर किया जाता है कि वो रिस्क फैक्टर्स बाकायदा राइट करे, लिखे, और रीडर्स को ये इनकरेज किया जाता है कि वो भाई जो रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं उनको प्रॉपरली पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और फिर अपना फैसला करें कि आप इन रिस्क के साथ ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं तो करें, और नहीं करना चाहते और आपको ये लग रहा है कि ये रिस्क आपके लिए अनड्यू हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर आप बेशक इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस का इंट्रोडक्शन था और डेफिनेशन था। डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको याद होनी चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो दैट वुड बी इनफ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।